हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 6 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए कौन सा देश पहला भागीदार देश बन गया? तो जो सिंगापुर है ये जो है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए पहला भागीदार देश बना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित करछना में नया पक्षी विहार स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, जो मंथली करंट अफेयर है जैसे जुलाई मंथ की तैयार हो चुकी है तो अगर वो डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी डॉक्टर सैयद रफत जुबैर रिजवी को हाल ही में कुबुडो मार्शल आर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो वर्तमान में ये किस संघ के महासचिव हैं? तो ऑप्शन नंबर बी लखनऊ ओलंपिक संघ के। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में तुलिका मान ने जूडो में कौन सा पदक जीता? तो जो तुलिका मान है इन्होंने जूडो में रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आंध्र प्रदेश जो है इसमें शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भारत के किस राज्य में बनने जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस राज्य में फिर से शुरू किया गया? तो जो ऑपरेशन मुक्ति अभियान है ये उत्तराखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गुरदीप सिंह और सौरभ घोषाल ने कौन सा पदक जीता? तो ये दोनों एथलीट हैं, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। जुलाई 2022 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश बना? तो जो रूस है ये जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश बन गया। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये बनाया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी चित्रकूट में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो चित्रकूट एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। किस नाम से? तो ध्यान रखेंगे आप, ये रानीपुर में बनाया जाएगा तो इसी वजह से इसका जो नाम है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व होगा। दोस्तों, ये प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों, 1973 में इंडिया में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था और इसी के साथ सेव टाइगर प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था। कब? 1973 में। अब दोस्तों, अगर बात करें कि जो चित्रकूट में ये रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है ये प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो इससे पहले प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं तो वो नाम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। तो ध्यान रखेंगे, पहला अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, इसके अलावा दूसरा है दुधवा टाइगर रिजर्व और तीसरा है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो ये 3 जो टाइगर रिजर्व हैं वो पहले से ही प्रदेश में थे, लेकिन अभी जो है एक चौथा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ऐसा जो फैसला है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, कहाँ बनेगा? चित्रकूट जिले के रानीपुर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डिजिटल कुंभ संग्रहालय जो है बनाया जाएगा और
ये जो संग्रहालय होगा ये काफ़ी अच्छा होगा, है ना। ये जो है दिव्य और भव्य होगा, और जो कुंभ की जो परंपरा है उसका ये साक्षात्कार जो है आपको दर्शन कराएगा, जो ये कुंभ संग्रहालय होगा। दोस्तों ये कुंभ जो संग्रहालय है इसकी अगर बात करें कि कितनी जगह में ये बनाया जाएगा, तो 15 एकड़ से ज़्यादा के क्षेत्रफल में ये फैला होगा। इसके साथ ही अगर बनाने की बात की जाए तो 300 करोड़ रुपए इसमें लागत आएगी। ठीक, तो ये चीज़ है। और एक खास विशेषता इसमें ये होगी कि ये जो कुंभ संग्रहालय होगा इसका जो आकार है वो कैसा होगा, तो समुद्र मंथन के दृश्य का ये आभास कराएगा। दोस्तों जो समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और जो दैत्य थे उनके बीच में, तो उसी तरह का जो है ये आभास कराएगा। और दोस्तों इसका जो मुख्य भवन है वो एक जो मंदरांचल पर्वत था जिसको मथनी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, हमारी धार्मिक ये मान्यताएं हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये जो मंदरांचल पर्वत था उसी की तरह का इसका जो मुख्य भवन है वो दिखाई देगा। और दोस्तों ये जो प्रयागराज में बनेगा डिजिटल कुंभ संग्रहालय, ये जो है जो दुबई में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है, तो उसको ये टक्कर देगा ऐसा माना जा रहा है। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ से कि प्रदेश में कहाँ पर कुंभ संग्रहालय बनाया जाएगा, तो प्रयागराज में बनेगा डिजिटल कुंभ संग्रहालय। ठीक है, और इससे संबंधित बातें सारी ध्यान रखनी है। अब दोस्तों ये प्रयागराज में बनेगा, तो प्रयागराज के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इमेज में देखेंगे जो मैप है यूपी का कि इसमें प्रयागराज है कहाँ पर। तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है प्रयागराज। जो ये रेड कलर में है यहाँ पर ये प्रयागराज है, जिसका पुराना नाम क्या था, तो इलाहाबाद इसका पुराना नाम था। दोस्तों इलाहाबाद से भी पहले इसका क्या नाम था, क्योंकि इसके नाम जो है वो कई बार चेंज हुए हैं, तो इलाहाबाद से भी इसका जो पहला नाम था वो प्रयाग था। ठीक है ना, प्रयाग था। प्रयाग के बाद इसे इलाहाबाद किया गया। जो सम्राट अकबर थे उन्होंने इसे इलाहाबाद किया था, और अभी जो है इसका नाम चेंज किया गया और इलाहाबाद से होकर के प्रयागराज कर दिया गया। अब दोस्तों ये जो प्रयागराज है ये किन किन जिलों की सीमा को साझा कर रहा है, किन किन जिलों की सीमा को टच करता है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौशाम्बी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चित्रकूट है, और ये इस तरफ मिर्ज़ापुर है, ये यहाँ पर जो है संत रविदास नगर है, और ऊपर की ओर यहाँ पर आप देख सकते हैं जौनपुर, और ऊपर की ओर यहाँ पर प्रतापगढ़। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी सीमा को साझा करता है प्रयागराज, और एक राज्य है कौन सा, मध्य प्रदेश। ठीक, तो ये सारी बातें यहाँ से याद रखेंगे इसके बॉर्डर से रिलेटेड। अब दोस्तों प्रयागराज की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रयागराज को लेकर के जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे जो प्रयागराज है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखेंगे आप, ये गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है जो प्रयागराज है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है, तो प्रयाग इसका प्राचीन नाम था, और सम्राट अकबर ने इसका नाम चेंज किया और क्या कर दिया, इलाहाबाद कर दिया था। अब दोस्तों बात करें प्रयागराज का जो कांग्रेस अधिवेशन हुए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कांग्रेस अधिवेशन कौन कौन से हुए प्रयागराज में, तो ध्यान रखेंगे आप 1888 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, तो जॉर्ज यूल ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1892 में हुआ प्रयागराज में ही जो कांग्रेस अधिवेशन है, और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी 1892 का जो अधिवेशन था। और इसके बाद एक और अधिवेशन हुआ यहाँ पर 1910 में, और इसकी जो अध्यक्षता है वो की थी विलियम वेडरवर्ड ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे विलियम वेडरबर्न। ठीक, ध्यान रखेंगे आप। तो ये 3 कांग्रेस के अधिवेशन हुए प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में। ठीक है, पूछा जा सकता है कोई सा भी कि 1910 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरवर्ड ने की थी, कहाँ पर हुआ था, तो ध्यान रखेंगे प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में। या ऐसे पूछ लिया जाए कि इलाहाबाद का जो 1910 का कांग्रेस अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आंसर होगा विलियम वेडरवर्ड, है ना। कहीं से भी क्वेश्चन किसी तरह से पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इलाहाबाद की, तो यहाँ पर जो है जो इलाहाबाद में एक कोल्डी हवा है। ठीक है, क्या है, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा जो एक जगह है, तो यहाँ पर
नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाता है कि धान की खेती के, ठीक, ये ध्यान रखेंगे, धान की खेती के जो साक्ष्य है वो कहाँ पर मिले हैं, तो इलाहाबाद के कोल्डी हवा से ये साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है अभी क्या है, लखनऊ। इससे पहले राजधानी क्या थी उत्तर प्रदेश की, तो इलाहाबाद इससे पहले प्रदेश की राजधानी थी। और ये कब से कब तक रही थी, है ना, तो ध्यान रखेंगे आप, जो इलाहाबाद है ये 1858 से लेकर के 1921 तक ये जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी, इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है ये राजधानी रही थी उत्तर प्रदेश की। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद है, जो प्रयागराज है, इसका ओडीओपी क्या है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे आप। मूंज उत्पाद जो है ये ओडीओपी है कहाँ का, इलाहाबाद का, यानी प्रयागराज का। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो कौन सा है, तो ये आपका प्रयागराज है। प्रयागराज 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑयल इंडिया के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रंजीत रथ को। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों जो रंजीत रथ हैं, इन्हें जो है पेट्रोलियम जो कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो इसका चेयरमैन बनाया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे आप। तो इन्होंने जो सुशील चंद्र मिश्रा हैं इनका स्थान लिया है, यानी सुशील चंद्र मिश्रा जो है ये अभी तक चेयरमैन थे OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की। ठीक है, तो अभी जो है इन्होंने इनका स्थान लिया है। दोस्तों जो ये सुशील चंद्र मिश्रा हैं ये 30 जून को जो है रिटायरमेंट हो चुके थे और तब से ये पद खाली था। तो जो कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, उन्होंने रंजीत रथ को इसका चेयरमैन बनाया। और दोस्तों ये जो रंजीत रथ है ये सबसे युवा बन गए हैं यह पद संभालने वाले अधिकारी, और जनवरी 2032 में ये सेवानिवृत्त होंगे। इनका जो कार्यकाल है वो काफ़ी लंबा है। दोस्तों ऑयल इंडिया की अगर बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यूपी से रिलेटेड है कि इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये नोएडा में स्थित है। दोस्तों बात करें ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो ये ध्यान रखेंगे आप 18 फरवरी 1959 में जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश NV रमणा की सिफारिश के अनुसार भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस उदय यू ललित। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये हैं जस्टिस उदय यू ललित जो कि अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे, और ये हैं NV रमणा जो कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों जो न्यायाधीश हैं, जो आप हमारे न्यायाधीश हैं NV रमणा, उन्होंने उदय यू ललित को 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये पदभार ग्रहण करेंगे। और जो NV रमणा है उन्होंने अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है इनके सिफारिश की है। दोस्तों जो उदय यू ललित हैं इनका कार्यकाल 3 महीने से भी कम होगा। और ये जो है एक खास बात यहाँ पर ये है कि जो उदय यू ललित हैं ये SM सीकरी के बाद वकील से सीधे इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे न्यायाधीश हैं। ठीक है, जो क्या बनेंगे, CJI बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सीकरी थे ये 1971 और 1973 के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन बनेंगे। तो 27 अगस्त 2022 को ये शपथ ग्रहण करेंगे, अपना पदभार ग्रहण करेंगे, और ये 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे इंडिया के। कौन, नाम ध्यान रखेंगे, उदय यू ललित, क्योंकि इनकी जो सिफारिश है वो जो प्रेजेंट में NV रमणा है मुख्य न्यायाधीश उन्होंने की है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर मान सकते हैं कि ये जो है बन चुके हैं। ठीक है ना, 27 अगस्त को ये अपना पदभार ग्रहण भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज का ऑस्ट्रोलैब यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिहार का। और यहाँ पर आप इस कॉलेज की इमेज देख सकते हैं। दोस्तों जो बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज, ये कॉलेज है जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर में पड़ता है।
तो ये जो कॉलेज है यहाँ पर 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला है, जिसे दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्त प्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा गया, यानी कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें इसको जो है जोड़ा गया है। दोस्तों ये जो इमारत है इसे पुनर्जीवित करने की उम्मीदें जो है अभी बरकरार हुई हैं, जिसमें अपने गौरवशाली अतीत को दिखाने के लिए बहुत कुछ है इस इमारत में, क्योंकि 106 साल पुराना यहाँ पर खगोलीय वेधशाला है। यूनेस्को टीम के सदस्य के अनुसार मुजफ्फरपुर में जो खगोलीय वेधशाला है ये अब यूनेस्को की सूची में है और इसे यूनेस्को की साइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में हमारे देश के किस राज्य में स्थित लंगट सिंह कॉलेज को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो ध्यान रखेंगे ये बिहार के मुजफ्फरपुर का एक कॉलेज है और यहाँ पर 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला है, जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। दोस्तों यूनेस्को से संबंधित आपको ध्यान रखना है यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है वो 16 नवंबर 1945 में हुई थी यूनेस्को की। इसके अलावा यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, पेरिस, जो कि कहाँ पर है, फ्रांस में है। तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो सदस्य देश हैं यूनेस्को के वो कितने हैं, तो 193 इसके सदस्य देश हैं। और यूनेस्को के जो प्रमुख हैं, जो हेड हैं प्रेजेंट टाइम में, वो कौन है, तो आंड्रे अजोले, ध्यान रखेंगे अजोले, ये जो है वर्तमान में इसके हेड हैं यूनेस्को के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बिहार की बात है तो बिहार के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं बिहार कहाँ पर है, तो ये है इंडिया के मैप में बिहार। जो बिहार है ये कितने राज्यों की सीमा को साझा कर रहा है, तो यहाँ पर झारखंड है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो ये राज्य हैं जिनकी सीमा को साझा करता है बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है, तो पटना बिहार की कैपिटल है। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में वो कौन हैं, तो ध्यान रखेंगे नीतीश कुमार प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं और जो गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, 40 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 16 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों बिहार से संबंधित एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो बिहार है ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सुधीर ने पुरुषों के हैवीवेट फाइनल में कौन सा पदक जीता। तो दोस्तों इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए और यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों जो सुधीर हैं इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के हैवीवेट फाइनल में 212 किलोग्राम इन्होंने वजन उठाया और इसके साथ ही ये जो है स्वर्ण पदक विजेता हुए। दोस्तों इसके साथ ही एक बात ध्यान रखेंगे कि जो सुधीर ने ये मेडल जीता है तो राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का ये पहला गोल्ड मेडल है। इन्होंने पहले प्रयास में 208 किलोग्राम भार उठाया, इसके बाद 212 किलोग्राम भार उठाया और तीसरे प्रयास में इन्होंने इन्होंने जो है 212 किलोग्राम कुल मिलाकर के वजन उठाया। और जो तीसरा इन्होंने प्रयास किया 217 किलो वजन उठाने का, उसमें ये विफल रहे, लेकिन फिर भी जो है ये गोल्ड मेडल के विजेता रहे। और इसके साथ जो एक लाइन है आखिरी पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि जो सुधीर है ये भारत के पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण जीतने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, सुधीर ने तो स्वर्ण पदक जीता है पुरुषों की हैवीवेट फाइनल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में मजबूत अनुसंधान और विकास परितंत्र बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्ट योजना जो है अभी केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है कि राज्य और जो निजी विश्वविद्यालय हैं और जो कॉलेज हैं उनमें एक मजबूत अनुसंधान और विकास परितंत्र बनाना, जिससे कि संरचित तरीके से अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसलिए जो है इस योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों ये जो योजना है इसके माध्यम से राज्य विश्वविद्यालयों जिनमें 45% ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है जो विश्वविद्यालय, तो उनके संकायों को बहुत आवश्यक अनुसंधान अवसर प्रदान करेगा। तो ध्यान रखेंगे आप, राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्ट योजना जो है ये हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहली बार भारत के लिए
लंबी कूद स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुरली श्रीशंकर ने। यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों जो भारत के 23 वर्षीय युवा एथलीट है मुरली श्रीशंकर, इन्होंने जो है पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में सिल्वर मेडल दिलाया इंडिया को। और इन्होंने कितनी लंबी कूद की है, तो 8.08 मीटर की इन्होंने लंबी छलांग लगाई है। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनका नाम जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों है, तो इसलिए क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों में इतिहास में भारत के लिए लंबी कूद स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने वाले ये पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। अभी तक इंडिया को राष्ट्रमंडल खेलों में यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी तक इंडिया को लंबी कूद की स्पर्धा में मेडल नहीं मिला था। तो इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता और ये जो है सिल्वर मेडल जीतने वाले देश के पहले एथलीट बन गए हैं। दोस्तों जो मुरली श्रीशंकर हैं ये केरल के रहने वाले हैं और इनका जो जन्म है वो 27 मार्च 1999 को कहाँ पर हुआ था, पलक्कड़ में हुआ था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे मुरली श्रीशंकर को इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लंबी कूद की स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। अगला क्वेश्चन है, हर घर तिरंगा अभियान में 13 से 15 अगस्त के बीच सरकार ने कितने करोड़ घरों पर जो है तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा, तो 25 करोड़ घरों पर। दोस्तों जो हर घर तिरंगा अभियान हमारे देश में चलाया जा रहा है, तो उसमें जो है सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 13 से लेकर के 15 अगस्त के बीच देश भर में करीब 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हर घर तिरंगा के तहत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों पर तीसरी कॉमिक पुस्तक जारी की है, तो ये जो पुस्तक है वो जारी की गई है संस्कृति मंत्रालय की ओर से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो संस्कृति मंत्रालय है, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 20 आदिवासी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी कहानियों पर तीसरी कॉमिक पुस्तक जारी की गई। दोस्तों ये जो पुस्तक है इसमें जो बहादुर पुरुष और जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, जिन्होंने अपनी जनजातियों को प्रेरित किया और ब्रिटिश शासन से उन्होंने लड़ाई की और लड़ाई के दौरान अपनी जान भी दे दी, तो ऐसे जो सैनिक रहे, जो पुरुष और जो महिलाएं रहीं, उनकी इस पर जो है कहानियाँ बताई जाएगी। दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है ये चल रहा है और इसी के एक भाग के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने जो अमर चित्र कथा है इसके सहयोग से 75 स्वतंत्रता सेनानियों पर सचित्र पुस्तकें जारी की हैं। तो 75 स्वतंत्रता सेनानियों पर जो पुस्तकें जारी की गई हैं, तो उन्हीं में से जो 20 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके जो है इनके जीवन पर आधारित जो है पुस्तक जारी की गई है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आपसे पूछा जा सकता है कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है इसके तहत जो 75 स्वतंत्रता सेनानी हैं इनके ऊपर इनके जीवन पर आधारित जो पुस्तकें हैं वो किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई, तो ध्यान रखेंगे संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। तो दोस्तों ये थे 6 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि पिच ब्लैक अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया में ये जो है आयोजित किया जाएगा और लगभग सभी स्टूडेंट्स का सही जवाब थे। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, हाल ही में भारत के कितने और रामसर स्थल जो है ये रामसर साइट की सूची में शामिल किए गए, तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।